दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं भारतीय संविधान में 211वीं क्लास को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों देखिए, अगर संविधान विषय की बात करेंगे तो आज संविधान में ये हमारी 61वीं क्लास है। जी हाँ दोस्तों, पूरे के पूरे 61 क्लास हो चुका है, क्योंकि इसी सीरीज में हम लोगों ने 150 लेक्चर में कवर किया केवल और केवल इतिहास विषय को, जिसमें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न ये तीनों विस्तार से आपको पढ़ाए गए। ये सीरीज मैं क्यों दे रहा हूँ, क्या जरूरत है? इस सीरीज के अलावा मैं मसालेदार क्लास दे सकता था, लेकिन ज़रूरत है आपको सीक्वेंस में पढ़ने का। हमने तो कई बार पढ़ा है आपको, हजारों वीडियो बना डाले, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है जब चीज़ों को सीक्वेंस में आप पढ़ते हैं ना, कि सर पूरा संविधान की क्लास हम कहाँ से देखें? ये लो, ये सीरीज से देखो। इससे अच्छी सीरीज, इससे बेहतर सीरीज आपको मिल ही नहीं सकती। क्यों? जब आप इस सीरीज को देखेंगे ना, उसके बाद किताब खोल के आप पढ़िएगा, एक एक टॉपिक आपको ऐसे समझ में आएगा जैसे लगेगा कि किसी ने घोल के आपको पिला दिया हो। ठीक है, तो 61वां लेक्चर है और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो 6330 सवाल आपके हो जाएंगे। देखिए, सोचते ही रहेंगे ना तो कब 10,000 हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सोचना बंद करिए, जुड़िए इस सीरीज के साथ और पढ़ना आरंभ करिए। तो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि संविधान की संघीय विशेषताएं क्या क्या हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की एकात्मक विशेषताओं के बारे में और उससे संबंधित तमाम सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सवाल कैसे कैसे आते हैं मैं हर बार आपको दिखाता हूं कि आप देखिए स्क्रीन पर, ताकि आप समझ पाइए कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं। सवाल आता है कि कौन केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद का निपटारा करता है, या फिर भारतीय संघ में किस घटक को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं दिया गया है, या कौन सा सदन केंद्र के हस्तक्षेप से राज्यों की हितों की रक्षा करता है, या किस देश का संघ अनस्वर राज्यों का अनस्वर संघ कहा जाता है। इस तरह के तमाम ऐसे सवाल हैं जो परीक्षा में आते हैं और बोलती बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम ना इस चैप्टर को जल्दी पढ़ते नहीं और कोई भी टीचर इस चैप्टर को जल्दी पढ़ाता भी नहीं है। ठीक है, अब धीरे धीरे संविधान में इस तरह के चैप्टर में मिलने शुरू हुए हैं और हमारी आदत आप जानते हैं कि हम कुछ छोड़ते नहीं हैं। जब किसी विषय पर काम करते हैं तो बखूबी काम करते हैं, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए हैं। बच्चे यहीं पढ़ के खुश हैं, बच्चों यही सोच रहे हैं कि भाई यही पढ़ लो, इसी से काम चल गया। देखो, काम तो तुम्हारा चल जाएगा, लेकिन अगर टॉपर बनना है तो काम नहीं चलेगा। टॉपर बनना है तो क्या करना होगा सर? तब आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना होगा। ये फाउंडेशन बैच आपके न्यू का काम करती, न्यू का। ठीक है, इतना मजबूत न्यू कि भारत का कोई भी एग्जाम आप टारगेट करेंगे ना, कभी विषय को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। हम कह रहे हैं एक बार पढ़ो ना, क्यों बार बार पढ़ना? संविधान को एक बार पढ़ो, इतना बेहतर तरीके से पढ़ लो कि कभी कोई एक्सक्यूज न बचा रहे। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बाकी चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, तो याद क्या रखना दोस्तों, आज हमारा 211वां लेक्चर है और आज हम कवर कर रहे हैं अपने 6330 सवाल। ठीक है, और आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? संविधान की एकात्मक विशेषताओं के बारे में। ठीक है, सवाल कैसे दिया है सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सोच समझकर आपको जवाब देना है। लिख रहा, भारतीय संविधान में किस न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है? भाई किसी न किसी के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका गठित हुई होगी, तो किसके नेतृत्व में? याद रखेगा, सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में। किसके? सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में दोस्तों इसका गठन किया गया है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय कहां था? तो कलकत्ता में था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके तहत दोस्तों कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। ठीक है, बाद में आके दिल्ली में बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा, कौन सा न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग? न्यायिक समीक्षा, इसी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसी को इंग्लिश में कहते हैं हम जुडिशियल रिव्यू। क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम नाम देते हैं जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है, लिख रहा है न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। ये कौन सा न्यायालय करता है दोस्तों? तो याद रखेगा, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, परीक्षा में सर्वोच्च न्यायालय भी दे सकता है और परीक्षा में अगर इंग्लिश में शब्द लिख दे सुप्रीम कोर्ट, तब आप परेशान होंगे क्या? नहीं। देखिए, इसको तीन तरह का लिखा जाता है, या तो इंग्लिश में लिख दे, ऐसे हिंदी में भी लिख सकता है सुप्रीम कोर्ट, या तो सर्वोच्च न्यायालय लिख सकता है, या तो दोस्तों क्या लिख सकता है? या तो लिख सकता है उच्चतम न्यायालय। क्या लिख सकता है? देखिए, उच्च नहीं, उच्चतम बोलेगा। ठीक है, क्या लिख सकता है? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो चाहे इसमें से कुछ भी दे, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, कई बार बताना पड़ता है बच्चों को। लिख रहा है, कौन सा न्यायालय केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करता है? भाई कई मामले में ऐसा होता है केंद्र और राज्य आपस में लड़ बैठते हैं, अब कौन उसको डील करे? तो ये डील करने का काम भी कौन करता है दोस्तों? इस तरह के विवादों को कौन देखता है? तो सर्वोच्च न्यायालय देखता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के पास
कुल 3 तरह के दोस्तों अधिकारिता क्षेत्र होते हैं। एक प्राथमिक अधिकारिता क्षेत्र होता है, एक अपीली अधिकारिता क्षेत्र होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो मूल पढ़ा होगा, अपीली पढ़ा होगा, ठीक है, सलाहकारी भी पढ़ा होगा। इस तरह से हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए उसमें भी कई तरह के नेचर है, नेचर वाइज भी चीजें बदल सकती हैं। लिख रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की विधायिका की स्थापना के साथ संघीय स्वरूप को महत्ता दिया गया है। अगर हमारे भारत की बात करेंगे तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वो संविधान दोस्तों मूलभूत रूप से 2 तरह की सरकार को बनाने का निर्णय देता है। हमारे यहाँ दोस्तों सरकारें संघीय सरकारें भी हैं और हमारे यहाँ एकात्मक सरकारें भी है। ठीक है, यानी संघीय सरकार और एकात्मक सरकार के जो गुण होते हैं वो दोनों के दोनों गुण हमारे संविधान में हैं। ठीक है, और अभी क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिख रहा है भारतीय संविधान में किस प्रकार की विधायिका की स्थापना के साथ संघीय स्वरूप को महत्ता दिया गया है। तो याद रखेगा किस प्रकार की विधायिका है, याद रखेगा द्विसदनीय विधायिका है। कैसी विधायिका है, द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय विधायिका का मतलब क्या होता है, हमारे विधायिका में कितने सदन है, 2 सदन है। एक होता उच्च सदन, एक होता निम्न सदन, होता है ना। जो उच्च सदन को हम राज्यसभा कहते हैं, निम्न सदन को हम लोकसभा कहते हैं। ये वही द्विसदनीय विधायिका की बात कर रहा है। लेकिन आप भारतीय संविधान में द्विसदनीय विधायिका में किन सदनों का प्रावधान किया गया है, तो याद रखेगा 2 सदन का प्रावधान किया गया है। एक उच्च सदन का प्रावधान किया गया है और दूसरा क्या दोस्तों, निम्न सदन का प्रावधान किया गया। ठीक है, उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है, याद रखेंगे। लिख रहा है द्विसदनीय विधायिका के उच्च सदन को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो यहां पर दोस्तों उच्च सदन को क्या कहा जाता है, याद रखेंगे उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। सबसे ज्यादा सवाल तो निम्न सदन पर बनता है। क्या क्या बनता है दोस्तों, कि द्विसदनीय विधायिका के निम्न सदन को क्या कहते हैं, तो ऐसे तो हम पढ़ते हैं दोस्तों, निम्न सदन को हम लोकसभा कहते हैं। ठीक है, और निम्न सदन को याद रखेगा जनता का सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जनता का सदन। क्यों जनता का सदन कहते हैं, क्योंकि निम्न सदन के जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वे प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों जनता के द्वारा चुन कर आते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा निम्न सदन के जो सदस्य होते हैं, सदस्य जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, अभी आसान आसान सवाल दिख रहा है, चलिए आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे सवालों का स्टैंडर्ड और बढ़ता जाएगा। लिख रहा है द्विसदनीय विधायिका का कौन सा सदन भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उस सदन का नाम बताइए जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो याद रखेगा राज्यों के प्रतिनिधित्व करने वाले सदन का नाम ही क्या रखा गया दोस्तों, राज्यसभा। क्यों राज्य, अच्छा आपने कभी ध्यान दिया कि एक का नाम लोकसभा क्यों रखा गया है, लोक मतलब होता है जनता। ठीक है, तो याद रखेगा, और सभा का मतलब होता है जनता के द्वारा चुने गए लोगों का समूह। ठीक है, सभा का मतलब क्या हो जाता है, सभा का मतलब समूह, तो ऐसे लोग जो जनता चुनी है। और उसी तरह से राज्यसभा का मतलब क्या होता है, राज्य का मतलब होता है राज्य यानी स्टेट, तो राज्य के लोग जो चुनते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को कहां रखा जाता है दोस्तों, वो राज्यसभा में रखा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा द्विसदनीय विधायिका का कौन सा सदन भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, पीछे मैंने बताया था कि याद रखेगा यहां पर क्या, निम्न सदन भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। और निम्न सदन को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखेगा लोकसभा कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लैंड में इसी तरह के निम्न सदन को क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स। इसी तरह से जो राज्यसभा होता है उसे इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सब सवाल हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। अभी एकात्मक विशेषताओं के और भी अच्छे अच्छे सवाल जो बनते हैं परीक्षा में, अब उन पे हम बातचीत करेंगे। लिख रहा है कौन सा सदन कम शक्तिशाली, ठीक है, कम शक्तिशाली होते हुए भी केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, तो देखिए अगर केंद्र पावरफुल हो गई है तब तो दोस्तों एक तरह से मोनोपोली क्रिएट होने जैसा है। ठीक है, और हो सकता है, देखिए केंद्र जितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी उतना ज्यादा देश के लिए खतरा आप कह सकते हैं। अभी जो हालात हैं ये कहीं ना कहीं बहुत लोगों को लग रहा होगा कि नहीं सब अच्छी व्यवस्था चल रही है, हमें कभी कभी लगता है कि ये देश के लिए खतरा बन सकता है। एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक व्यक्ति सही हो सकता है,
एक व्यक्ति सही हो सकता है, हम कह रहे हैं मोदी जी बेहतरीन है, बिल्कुल, लेकिन मोदी जी के जाने के बाद अगर सरकार इसी तरह से चलती रही और किसी ने चेंजेस नहीं किया, तो क्या ये सरकार अपने मन की नहीं कर सकती है? क्या हिटलरवाद नहीं आ सकता देश में? आ सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हमारा जब संविधान बन रहा था तो ये विपक्ष क्यों बनाया गया? एक ही पक्ष बना दिया होता उन लोगों ने, क्यों विपक्ष बनाया गया? जब तक किसी की आलोचना नहीं होती है, जब तक एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा, तब तक स्वतंत्र लोकतंत्र भी नहीं होगा। ये बात न जब अच्छे से पढ़ोगे तभी समझ में आएगी, अन्यथा पार्टीवाद इधर उधर की बातें करोगे तो कभी दिमाग में नहीं जाएंगे। हमें इससे मतलब नहीं कि केंद्र में किसकी सरकार है, हमें इससे भी मतलब होना चाहिए कि विपक्ष में कौन है। एक मजबूत विपक्ष एक स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना करता है, ठीक है। देखिए, जब जैसे आपका अगर कोई विरोध ना करे तो आप गलत रास्ते पर चले जाएं, आपको रोकेगा कौन? जब आपका कोई विरोध करता है तो समझिए कि नहीं, आपको सही रास्ते पे चलना है। भाई, विरोध कब होगा? जब आप गलत रास्ते पर जाएंगे तभी तो विरोध होगा। और गलत रास्ते पर जाएं और सामने वाला मजबूती से विरोध करे, समझ लीजिए स्थिति अच्छी है और देश के लिए ये बेहतर स्थिति है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना भी आवश्यक है, ठीक है। चलिए यहाँ बात करते हैं। लिख रहा है, कौन सा सदन कम शक्तिशाली होते हुए भी केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा करता है? तो राज्यों के हितों की रक्षा करता है दोस्तों राज्यसभा। कौन करता है? राज्यसभा, जो कि इस द्विसदनात्मक विधायिका में एक अंग है जिसे हम उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? उच्च सदन का दर्जा देते हैं। अगला सवाल लिख रहा, भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन किस सरकार के पक्ष में है? ठीक है, हमने पढ़ा तो कि शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य है, ठीक है। इसका सोर्स कनाडा है, लेकिन अगर एक्चुअली में आप देखेंगे, वास्तविक रूप से देखेंगे, तो क्या शक्तियों का विभाजन किसी पक्ष की बात नहीं करता? करता है, ठीक है। और अगर पक्ष की बात करेंगे तो याद रखेंगे शक्तियों का विभाजन ये केंद्र के पक्ष में। किसके पक्ष में दोस्तों? केंद्र के पक्ष में है, याद रखिएगा। तभी तो केंद्र मजबूती से चल सकता है, ये भी सही है। अगर केंद्र के पक्ष में पावर ना हो तो केंद्र अपना शासन चला ही नहीं पाएगा, तो आवश्यक भी है ये, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा, एकीकृत न्यायपालिका व राज्य की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति आदि का प्रावधान भारतीय संविधान की किन विशेषताओं को दर्शाते हैं? तो याद रखिएगा, ये सभी किसको दर्शाते हैं दोस्तों? ये सभी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं को दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? एकात्मक विशेषताओं को ये सभी दर्शाते हैं। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। कि जैसे राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों केंद्र सरकार की जो है सलाह पर ही राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए, किया राष्ट्रपति के द्वारा जाता है, ये सही है, लेकिन राष्ट्रपति सलाह किससे लेता है? तो केंद्र सरकार से सलाह लेता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा, ये एकात्मक विशेषताओं को यही बातें बताती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन केंद्र को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में राज्य के मुकाबले ज्यादा विषय रखे गए हैं? तभी दोस्तों केंद्र को सशक्त बनाना है, तभी दोस्तों संघ सूची बनाई गई, ठीक है। और संघ सूची में दोस्तों पहले कितने विषय थे? तो हमने पढ़ा दोस्तों, पहले 97 विषय थे, ठीक है। वर्तमान में कितने विषय हैं दोस्तों? तो वर्तमान में इस संघ सूची में टोटल 100 विषय हो गए। कितने हो गए हैं? 100 हो गए दोस्तों, याद रखेंगे। इसीलिए दोस्तों इसको मजबूत दिया गया। राज्य सूची में इसीलिए कम विषय रखा गया। राज्य सूची में आप क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो राज्य सूची में देखिए, अगर पहले की बात करेंगे तो पहले 66 थे। पहले कितने थे? 66। इनकी स्थिति और खराब किया गया और वर्तमान में कितने हो गई? संख्या घट गया, ठीक है। तो राज्य को कम महत्व दिया जा रहा है। राज्य से कुछ चीजों को उठा के समवर्ती में रख दिया गया। जो 5 चीजें हैं जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि शिक्षा को ट्रांसफर कर दिया गया, वन को हटा दिया गया, ठीक है। जो जीव वगैरह थे, संरक्षित जीव वगैरह थे, उनको हटा दिया गया, माप तौल को हटा दिया गया, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका को हटा दिया गया। तो ये सारी चीजें यहां पर हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे लिख रहा है, केंद्र को सशक्त बनाने के लिए 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में ज्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं? यही तो पूछा था। केंद्र को सशक्त बनाने के लिए 7वीं अनुसूची में किस सूची में राज्य के मुकाबले ज्यादा विषय हैं? और अच्छा, राज्य के मुकाबले ज्यादा विषय तो संघ सूची में है। केंद्र को सशक्त बनाने के लिए 7वीं सूची में किस सूची में ज्यादा विषय, ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है? तो फिर से वही कहेंगे दोस्तों, वही संघ सूची या केंद्र सूची। क्योंकि अगर संघ सूची की बात करें
सीक्वेंस देखिए, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है 100। दूसरे नंबर पे दोस्तों सीक्वेंस में कौन आता है, समवर्ती सूची आती है। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है तो 52। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद राज्य सूची आता है। राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है तो याद रखिएगा 61। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इनका वरीयता क्रम भी यही है, वरीयता क्रम भूले तो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन केंद्र को सशक्त बनाने के लिए 7वीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में किसको ऊपर रखा गया है तो समवर्ती सूची में नहीं, समवर्ती सूची से बोलना चाहिए, ठीक है। चलिए अच्छा, में भी सही है, में भी सही है, ठीक है। समवर्ती सूची में किसको ऊपर रखा गया है, हम पढ़ते हैं दोस्तों समवर्ती सूची, हम पढ़ते हैं क्या, समझिए पहले बात को। समवर्ती सूची पर दोस्तों कानून कौन बना सकता है, आप कहते हैं इस पर कानून कौन बना सकता है, संघ एवं राज्य दोनों। कौन, तो याद रखेंगे हम पढ़ते हैं कि संघ प्लस राज्य दोनों। लेकिन इनमें दोस्तों टॉप पर कौन है तो टॉप पर संघ है, ठीक है। याद रखेंगे किसको वरीयता दिया गया है, संघ को वरीयता दिया गया, तब राज्य की बातों को शामिल किया गया, ठीक है। तो संघ राज्य दोनों बोलने के बावजूद भी वरीयता किसके पास है, संघ के पास ही है। तो ये भी आप याद रखेंगे। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारे विषय के लिए किताबें लॉन्च किया गया है। ये किताबें अगर आप ऑर्डर करते हैं ना तो ऑनलाइन आपके घर जाती हैं, बिना किसी डिलीवरी चार्ज के भेजी जाती हैं, क्योंकि हम अपने प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं। अगर यही किताबें आप अन्य प्लेटफॉर्म से लेंगे तो वहाँ पर किताबें आपको महंगी मिलेंगी। क्यों, क्योंकि वो लोग डिलीवरी चार्ज लेते हैं बच्चों से, हम नहीं लेते हैं, वो लोग लेते हैं, इसलिए वहाँ किताबें महंगी होती हैं। हम कह रहे हैं आपको भरोसा नहीं है कि विश्वास नहीं है, स्टडी 91 से लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है बताइए। और आपको बाकायदा ट्रैकिंग आईडी दिया जाता है, घबराइए मत। हम धीरे धीरे अपने सिस्टम में खुद ही सुधार कर रहे हैं। पहले इंडियन पोस्ट ऑफिस की सर्विस यूज करते थे, आप जानते हैं गवर्नमेंट की सर्विस में थोड़े से लूप हॉल्स देखने को मिलते हैं। बाद में लगानी बच्चों के लिए अच्छा काम करना है तो हमें सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा, हमने प्राइवेट सर्विस लेना शुरू कर दिया। प्राइवेट सर्विस महंगा पड़ता है, डिलीवरी चार्ज विश्वास कीजिए, एक एक किताब को भेजने का ऑल ओवर इंडिया जो चार्ज है 99 रुपीज लगता है। 99 रुपये डिलीवरी का आप नहीं देंगे तो हम तो देंगे ना, कोई ना कोई तो देगा ना, चाहे आप बियर करो चाहे हम बियर करें। तो अगर हम दे रहे हैं दोस्तों तो आप ऑर्डर करके तो देखो, हर किताब की अपनी विशेषता है, बार बार नहीं बताने में अच्छा लगता, नहीं आप वही कहेंगे कि हमेशा आदमी प्रचार करने लगता है। आप आइए लीजिए, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं हमसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों को देखते हैं। केंद्र को सशक्त बनाने के लिए 7वीं अनुसूची में दी गई तीनों सूचियों से अलग बची किन शक्तियों में भी केंद्र को ही प्रमुख बनाया गया दोस्तों। तो हम पढ़ते हैं जो बातें इन तीनों सूची में नहीं है वो कहां आती दोस्तों, वो अवशिष्ट शक्तियां कही जाती हैं, ठीक है। और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बना सकता है दोस्तों, तो इस पर कानून संसद बनाती है, और संसद यानी संघ बनाता है, संघ यानी केंद्र बनाता है। तो ओवरऑल इस पर भी जो है वरीयता दे दिया गया। लिख रहा है भारतीय संघ में किस घटक को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं दिया गया। क्षेत्रीय एकता का अधिकार दोस्तों किसे नहीं दिया गया है, कि भारतीय संघ में किस घटक को नहीं दिया गया, तो भारतीय संघ में दोस्तों राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं दिया गया। किसे दोस्तों, राज्यों को नहीं दिया गया, ठीक है। देखिए ऐसा क्यों कहा गया, अगर आप अमेरिका वगैरह की बात करेंगे ना तो अमेरिका क्या दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कई सारे राज्यों का संघ वहां भी है, लेकिन राज्यों का अपना कानून है, अमेरिका का अपना। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में सिर्फ भारतीय संविधान ही कानून है, उसी को संघ भी मानेगा, उसी को राज्य भी मानेगा। क्या राज्य विशेष का अलग से कानून है क्या, नहीं। तो क्षेत्रीय एकता भी राज्यों का अलग से नहीं है, याद रखेंगे। लिख रहा है कौन सी संवैधानिक संस्था एक तरफा कार्यवाही द्वारा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं, नाम आदि को परिवर्तित कर सकती है। तो दोस्तों ये कौन करती है, ये हमेशा भारतीय संसद करती है। कौन करती है, भारतीय संसद, ठीक है। भारतीय संसद किसी राज्य की सीमा बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसका जो जैसे इच्छा हो उस तरह के वो कार्य कर सकती है, नाम परिवर्तित कर सकती है। ये सारी पावर किसके पास होता है, संसद के पास। लिख रहा किस देश का संघ अनस्वर राज्यों का अनस्वर संघ कहा जाता है, तो याद रखेगा इसके यहां किसे रखा गया दोस्तों, भारत संघ को, ठीक है। भारत संघ जो दोस्तों इसे अनस्वर राज्यों का, अनस्वर जो कभी नहीं मिट सकता, ठीक है, राज्यों का अस्तित्व बना रहेगा और उसके साथ साथ केंद्र का अस्तित्व भी बना रहेगा, इसीलिए कहा गया अनस्वर राज्यों का अनस्वर संघ। ये किसके संदर्भ में कहा गया, भारत के संदर्भ में कहा गया, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा राज्यों के
क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के लिए किस प्रकार के बहुमत की जरूरत होती है? ये वाला सवाल एक ऐसा सवाल है ना जो लगता है कि अच्छा, यहां जब ये नॉर्मल सवाल आता है तो किसी को लगता है कि भाई राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है, अब तो यहां विशेष बहुमत की जरूरत होगी। जैसे विशेष किया उत्तर गलत हो गया। आप याद रखिएगा दोस्तों, यहां साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। जनरली क्या होता है ना, अगर आपने इस सवाल को पढ़ा नहीं है तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, विशेष बहुमत जवाब देते हैं, और जैसे विशेष बहुमत जवाब दिया फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि विशेष बहुमत में दोस्तों 2/3 की बात होगी, 2/3 की बात होगी, और ये सब क्या होते हैं दोस्तों, गलत होते हैं। साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, याद रखेंगे। करा सामान्यतः एक संघ में राज्यों को केंद्र से हटकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है। किस देश में राज्यों की ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई? ठीक है, अगर संघ की बात करेंगे, संघीय व्यवस्था की बात करेंगे, तो ऐसे में दोस्तों राज्य अपना कानून बनाते हैं। ठीक है, अमेरिका को ही देख लीजिए, वहां पे बना कानून। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह को देख लीजिए, स्विट्जरलैंड वगैरह को देख लीजिए, रसिया को देख लीजिए, वहां पर उनके कानून अलग होते हैं राज्यों के मामले में, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, याद रखेगा, भारत में राज्यों की ऐसी कोई परमिशन नहीं दिया गया है कि राज्य अपने लिए जो है, देखिए राज्य कानून का निर्माण कर सकते हैं लेकिन राज्य संविधान का निर्माण नहीं कर सकते। वो भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून का निर्माण करेंगे। ऐसा नहीं कि राज्य कानून नहीं बना सकता। यहां क्या लिखा है, यहां शब्द लिखा अपना संविधान। ठीक है, क्या राज्य अपना संविधान बना सकता है? नहीं, राज्य का अपना कोई संविधान नहीं होगा। एक ही संविधान हमारे देश में है भाई। जब एक ही संविधान की बात होगी ना, तब हमारे अंदर भारतीय होने का गर्व होगा। जिस दिन राज्यों के संविधान बनने लगेंगे ना, उस दिन तो दोस्तों ये जो भारतीयता का गर्व है ना, ये भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये पावर यहां पर नहीं दिया गया। समझ रहे होंगे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब भारत में राज्य एवं केंद्र दोनों को किस एक ही लिखित अभिलेख का पालन करना अनिवार्य है? तो याद रखें दोस्तों, ये दोनों किसे पालन करते हैं? ये दोनों भारतीय संविधान का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? भारतीय। सबको संविधान के अंतर्गत ही रखा गया है। संविधान से परे कोई नहीं। संविधान से ऊपर क्या देश में कोई है क्या? नहीं, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो संसद हो, संविधान से ऊपर कुछ नहीं। सबसे सर्वोपरि कौन है? संविधान। ठीक है, आगे देखिए। करा वर्ष 2019 से पहले किस राज्य का अपना अलग संविधान था? तो याद रखेगा जम्मू कश्मीर का। ठीक है, जम्मू कश्मीर का पहले अपना क्या था? अलग संविधान था, लेकिन फिर आपने पढ़ा कि जम्मू कश्मीर का विलय कर लिया गया। ठीक है, कब ये विलय किया गया दोस्तों? तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर वाला विलय कब हुआ था? याद रखेंगे 31 अक्टूबर को हुआ था। 31 अक्टूबर को दोस्तों ये जो जम्मू कश्मीर राज्य था, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, कौन कौन से? तो याद रखेगा, एक जम्मू कश्मीर रखा गया, दूसरा दोस्तों लद्दाख रख दिया गया। ठीक है, ये अलग अलग क्या हो गए दोस्तों? ये यूनियन टेरिटरी इनको बना दिया गया। राज्य की विशेषताएं ही समाप्त हो गई। लेकिन जम्मू एवं कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत अपना अलग संविधान रखने की अनुमति मिली थी? तो इनके लिए दोस्तों विशेष प्रावधान किया गया था, अनुच्छेद 370, जिसे हम लोग अक्सर कहते थे धारा 370। धारा नहीं, संविधान में धारा नहीं होती है, संविधान में अनुच्छेद होता है। धारा अधिनियम के अंतर्गत होता है। जब किसी अधिनियम विशेष को आप पढ़ते हैं तब आप धारा पढ़ते हैं। संविधान में अनुच्छेद होता है, और अनुच्छेद 370 जो दोस्तों ये विशेष राज्यों के लिए दोस्तों प्रावधान करता था, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को अपना स्वयं का संविधान होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब वो सारी चीजें समाप्त हो गई। लेकिन आज संविधान संशोधन की अधिकांश शक्ति, ठीक है, अधिकांश शक्ति किस सरकार में निहित है? जो संसद में साधारण या विशेष बहुमत द्वारा एकल प्रणाली से संशोधन कर सकती है। ज्यादा पावर किसके पास है? तो ज्यादा पावर रखा गया दोस्तों केंद्र के पास। किसके पावर रखा गया दोस्तों? केंद्र सरकार के पास अधिक पावर रखा गया है, वो संशोधन कर सकती है। कोई बिल नहीं पास होगा तो संयुक्त अधिवेशन बुला लेगी, उसमें पास हो जाएगा, क्या करना है। ठीक है, बड़े आसानी से। लिख रहा राज्यों को किस आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है? तो याद रखेंगे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व राज्यों को जनसंख्या के आधार पर मिलता है। किस आधार पर दोस्तों? याद रखेंगे जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। सीट वाइज पे मिल जाता है वहीं से। लेकिन संविधान की कौन सी व्यवस्था बिना किसी संशोधन के संघीय ढांचे को एकल ढांचे में बदल देती है? कौन सी व्यवस्था दोस्तों? करा कि वो कौन सा उपबंध है, बताओ कौन सा कंडीशन और कौन सी स्थिति परिस्थिति है जब बिना किसी संशोधन के, कोई संशोधन भी नहीं होगा और संघीय ढांचा एकल ढांचे में बदल जाएगा? पता है क्या होता है? जब दोस्तों कभी आपातकाल की स्थिति बनती है। कौन सी स्थिति बनती है?
जब कभी आपातकाल की स्थिति बनती है तब दोस्तों ऐसा होता है कि संघीय ढांचा क्या हो जाता है, एकल ढांचे में परिवर्तित हो जाता है। राज्य विशेष की जो शक्तियां होती हैं वो समाप्त हो जाती है ना। आपातकाल लगने के बाद क्या होता है, क्या कोई राज्य की शक्ति अस्तित्व में रहती? नहीं, अब राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो वही दोस्तों कह रहा है एकल ढांचा, ठीक है। तब दोस्तों एकल ढांचा देखने को मिलता है, इसको भी याद रखेंगे। लिख रहा आपातकाल के दौरान किस सरकार के पास सभी शक्तियां आ जाती हैं और राज्य उसके पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। तो याद रखें दोस्तों, किसके पास शक्ति आ जाती है? याद रखेगा केंद्र सरकार के पास शक्ति आ जाती। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब आपातकाल लग चुका है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो राष्ट्रपति शासन में अब व्यवस्थाएं किसके हाथ में रहती? केंद्र के हाथ में। लिख रहा दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारत का संविधान किस देश की तरह एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाता है? देखिए यहां पर दोहरी व्यवस्था है लेकिन फिर भी एकल नागरिकता है। आपने कभी पढ़ा आप भारत के नागरिक हैं या किसी राज्य विशेष के नागरिक हैं? क्या आपके आधार कार्ड पर, आपके वोटर आईडी कार्ड पर क्या राज्य विशेष की नागरिकता दिया गया? हमारे देश में दोस्तों एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है और ये एकल नागरिकता जो दिया गया दोस्तों, ये यहां पर जो पूछ रहा है कि नागरिकता की व्यवस्था को अपनाता है, तो याद रखेगा कनाडा, ठीक है। लिख रहा है कि दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारत का संविधान किस देश की तरह एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाता है? तो कनाडा की तरह दोस्तों अपनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। वहां भी इसी तरह व्यवस्था है। भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता को अनुमति देता है? तो भारत जो है एकल नागरिकता को अनुमति देता है। किसे देता है? एकल नागरिकता को, ठीक है। एकल नागरिकता का एक कॉन्सेप्ट दोस्तों कहां से लिया गया है? याद रखेगा ये ब्रिटेन से लिया गया। कहां से? ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से लिया गया, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह के सवाल निश्चित रूप से परीक्षा में आ सकते हैं। आज तो फिलहाल ये टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक में दोस्तों अगला चैप्टर हम लोग कवर किया जाएगा। अब आगे हम लोग बातचीत करेंगे आपात उपबंध के बारे में, ठीक है। आपातकाल से संबंधित तमाम सवालों को देखा जाएगा अपने 211वें लेक्चर में, यानी अगर संविधान की बात करेंगे तो 61वें लेक्चर में हम लोग चर्चा किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे विषय पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं। ये उन्हीं विषय के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें खुद हम लोगों ने मिलकर तैयार किया है। आप चाहे तो इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर लेंगे तो आपको प्रिंट आउट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इन्हें प्रिंट करा के आप रख सकते हैं। किताब खरीदेंगे दोस्तों तो किताबें तो बाई पोस्ट आपके घर जाती हैं, तो मौका आपके पास है, आप चाहे तो किताबें ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो स्टडी 91 के कोर्सेज हैं, मैं यही निवेदन करूंगा, एक बार जिंदगी में कोर्स जरूर ज्वाइन करें, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको क्लास में नहीं मिलती, ऑफलाइन क्लास में नहीं मिलती, यूट्यूब पर नहीं मिल पाती, किताबों में नहीं मिल पाती। वो चीज़ें आपको दोस्तों हमारे इंडिविजुअल बैच में मिल पाएंगे। आप एक बार ज्वाइन करके देखो, ठीक है। और चलिए समाप्त होता है यहीं पर। आपसे निवेदन है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा, हो सके तो शेयर करिएगा, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, ठीक है। बाकी मैं आंख मूंद कर आप लोग के लिए मेहनत करने को तैयार हूं। आप कितना रिवर्ट देते हैं, आप अपनी तरफ से कितना अथक प्रयास करते हैं कि चैनल आगे बढ़े, नितिन सर के वीडियो आगे बढ़ें, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी मैं बखूबी दोस्तों अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं कि मैं कितना बेहतर कंटेंट आपको दे सकता हूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।